आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक कॉपी देख रहे होंगे। एक कॉपी है अनिरुद्ध कुमार की और ये 2017 के यूपीएससी के सिलेक्टेड हैं, हिंदी मीडियम से, और इनकी रैंक थी 146 भी। अब आप लोग कहोगे कि इनकी कॉपी देखने से क्या होगा, हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। देखिए, आप लोग निबंध लिखना शुरुआत कर सकते हैं इनकी कॉपी देखकर। इन्होंने किस तरह से लिखा, कहाँ पैराग्राफ बदले, किस तरह का इनका निबंध का फॉर्मेट था। और आप सभी जानते हैं कि 250 नंबर का होता है निबंध आपका यूपीएससी में, सिविल सर्विस में। अगर आपके स्टेट पीसीएस में भी पूछा जाता है तो इसी तरह से आप लोग लिख सकते हैं। 3 घंटे का आप समय मिलता है। और देखिए, अगर हम लोग निबंध के सिलेबस की बात करें ना, तो आप देखेंगे कि 2-3 लाइनों में उन्होंने लिख दिया कि उम्मीदवार को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा। उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहें, अपने विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करें और संक्षेप में लिखें। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी कि जो सिलेबस है ना आपका, जी के जीएस ही है। आप लोग विभिन्न टॉपिक पर अपनी एक सामान्य समझ रखते हैं, आप लोग जीएस पढ़ते ही रहते हैं, तो यहीं से आपको निबंध के लिए स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, निबंध की अगर हम बात करें ना, तो ये केवल आपकी तथ्यात्मक ज्ञान की परीक्षा नहीं है, यह आपकी रचनात्मक, आविष्कारशील भावना और विचारों को भी उत्पन्न करने की क्षमता की परीक्षा है। शक्तिशाली वाक्य मिलते हैं, कई पैराग्राफ उद्धरण मिले तो उन्हें नोट कर लिया करिएगा और उन्हें निबंध में लिख दिया करिएगा। और कहते हैं कि सभी विषय का किंग मेकर है कौन? निबंध। निबंध में आप देखेंगे 50 से 60 नंबर भी लोगों के आते हैं और 165 से 175 नंबर भी आते हैं। और यूपीएससी में आप देखते हैं मुख्य परीक्षा में एक एक नंबर पर आपकी रैंक नीचे आ जाती है, ऊपर हो जाती है। तो याद रखिएगा और निबंध को हमेशा गंभीरता से लिया करिएगा, ये बात आपको याद रखना है। और जब भी आप लोग कोई टॉपिक चुन रहे हैं, 2 निबंध लिखना होता है यूपीएससी में आपको, तो उस विषय के बारे में सोच लिया करिए, समझ लिया करिएगा। आपके पास 1000 से 1200 शब्द लिखने के लिए उसके बारे में है या नहीं है, ये भी देख लिया करिएगा। और जो भी विषय चुन रहे हैं उसके निकट होकर लिखा करिएगा, संक्षेप में लिखना है। और भाषा निबंध की जान होती है, तो भाषा पर पकड़ होनी चाहिए आपकी। और विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध करें, संक्षेप में लिखें, प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति करें। देखिए, ओपनिंग पैराग्राफ जो आप देखते हैं, शुरुआत करते हैं ना, तो 5 से 10% भाग उसका लिख सकते हैं, टोटल 1000 से 1200 शब्दों का। और इस विषय का क्या बैकग्राउंड है, क्यों आपने ये विषय चुना, उदाहरण से शुरू कर सकते हैं, कोट से शुरू कर सकते हैं आप निबंध। फिर आप देखते हैं कि बीच का बॉडी रहता है, मेन बॉडी, इसमें पॉइंट्स को चुनें और सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र जो भी है उन पर आप लोग बात कर सकते हैं। लास्ट में अपना निष्कर्ष लिखते हैं आप लोग, इसी तरह से तो करते हैं। और निबंध के लिए देखिए, एक और बात बताऊं, निशांत जैन की किताब है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा मटेरियल भी मिल जाता है और लिखने के तरीका भी मालूम चल जाता है। और जो भी विषय चुन रहे हैं उसके आसपास ही रहना है और विषय पर केंद्रित रहना है, भटक नहीं जाना है, बैलेंस बनाकर लिखना है। पैराग्राफ में निबंध हमेशा लिखना है आपको और प्रैक्टिस करते रहें निबंध की, इतना ही मैं कहता हूँ। चलिए, अब देखिए, इन्हें अनिरुद्ध कुमार को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो इनके आप देखते हैं कि 250 नंबर में से 87 नंबर थे इनके। और एक दृष्टि आईएएस में इन्होंने टेस्ट दिया होगा ना, उसी की कॉपी है ये। अब आप देखेंगे कि अनिरुद्ध कुमार, ये आप देखेंगे हिंदी मीडियम से हैं, यहाँ हिंदी आप लोगों को लिख देना है। और ये आप देखते हैं कि जो निर्देश दिए रहते हैं इन्हें जरूर पढ़ा करिए। प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है तथा इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिया जाएगा। जो आपका माध्यम हिंदी माध्यम है तो हिंदी में लिखना आपको, ठीक है। और प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होने चाहिए। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा गया कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें, इस तरह से, ठीक है। ये निर्देश आपको पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है। अब आप देखिए, खंड ए और खंड बी में से प्रत्येक में से एक एक चुनकर 2 निबंध लिखिए। जो प्रत्येक लगभग आप देखिए 1000 से 1200 शब्दों में रहेंगे और 2 निबंध लिखना है, 125-25 नंबर के रहेंगे। अब आप देखिए, खंड में 4 टॉपिक आपको दिए गए हैं। इन 4 टॉपिक को पहले ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। समन्वित प्रयत्नों से हम देश को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं, जबकि एकता का अभाव हमारे समक्ष नई आपदाओं को उजागर करेगा।
दूसरा एक कम नगद तथा नगद रहित अर्थव्यवस्था की बात हो रही। तीसरा, यदि आप 1 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो बीज बोएं, यदि आप 5 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो वृक्ष लगाएं, लेकिन यदि आप पीढ़ीगत समाधान चाहते हैं तो नारी को शिक्षा दें, महिलाओं को। विज्ञान की सीमाएं जहां समाप्त होती हैं, अध्यात्म की शुरुआत वहीं से होती है। इन 4 टॉपिक में से आप लोगों को एक चुनना है। इन्होंने कौन सा चुना? समन्वित प्रयत्नों से हम देश को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं, जबकि एकता का अभाव हमारे समक्ष नई आपदाओं को उजागर करेगा। ये लिखा है, इन्होंने चुना हुआ है। इन्होंने देखिए किस तरह से शुरुआत की। भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि के स्तर पर इतनी विविधताएं हैं कि जो भारत को एक देश के रूप में नहीं, देशों के देश के रूप में स्थापित करती है। और आप देखते हैं ना कि हमारे यहाँ जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब रहते हैं। विभिन्न भाषाएं बोलने वाले साथ में रहते हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले जातियों में बटे हुए हैं, फिर भी हम लोग एक रहते हैं। आज़ादी के बाद भारत गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा जैसी मूलभूत चुनौतियों का सामना कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रवाद की आग में भी जल रहा था। बस इसी समय एक अमेरिकी मैगजीन अटलांटिस में एक लेख छपा था और जिसमें बताया गया था कि भारत में इतनी समस्याएं हैं कि भारत एक लोकतंत्र के रूप में स्थापित नहीं हो सकता है। यहाँ लोकतंत्र को बनाए रखना संभव नहीं है और इतनी विविधता को बनाए रखने के लिए भारत में लोकतंत्र की जगह तानाशाही शासन उपयुक्त होता है। और बहुत सारे लोग तो ये भी भविष्यवाणी कर रहे थे कि आज़ादी के बाद भारत कई हिस्सों में बंट जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ आप देखते हैं कि बहुत सारी रियासतें थीं और अलग अलग देश बनने के सपने भी देख रही थी। परिचय भाग को और प्रभावशाली बनाए तथा टॉपिक से संबंधित आप देखिए सामान्य जानकारी प्रस्तुत करें। ये सुझाव दिया जा रहा है, कॉपी चेक की जाती है ना, तो इसीलिए तो कहते हैं कि मॉक टेस्ट आप लोग दिया करिएगा जितने अधिक से अधिक हो सकें, और जो कमियां रहती हैं तो उससे सुझाव दिया जाता है कि आप ये सुधार कर सकते हैं, ये सुधार कर सकते हैं। एक तब का भारत था और अब का भारत है। भारत ने न केवल अपने लोकतंत्र को ही बनाए नहीं रखा परंतु विविधता को संरक्षित भी रखने के साथ उसका पोषण भी किया है। हमने सामाजिक क्षेत्र में भी काफ़ी प्राप्ति की है। प्रगति शिक्षा में जो स्तर 1950 के दशक में 18% था, उसे आप देखते हैं कि 74% तक लेकर आए हैं। इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई तरह की बीमारियों का बोलबाला था, जिसके कारण जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष की थी, उसे आज हमने बढ़ाकर 67.6 वर्ष किया है। यह हमारी अथक मेहनत और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का ही परिणाम था। और आप देखेंगे आर्थिक क्षेत्र में आज भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है और हम विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी हैं। और पिछले एक दशक से हमारी आर्थिक वृद्धि दर 7% के ऊपर रही है। गरीबी के स्तर को हम लोगों ने 1950 के 70% के आंकड़े से वर्ष 2011-12 के आप देखिए 22.9% तेंदुलकर समिति की अनुशंसाओं के अनुसार लेकर आए हैं। देखिए कई आंकड़े आप लोग दे रहे हैं, किसी संस्था ने दिए हुए हैं, किसी कमेटी ने दिए हुए हैं, तो उसे आप लोग उल्लेख कर सकते हैं, उस कमेटी का नाम लिख सकते हैं। इससे और प्रभावकारी होगा आपका निबंध। राजनीतिक क्षेत्र में भी लोकतंत्र को लगातार मजबूती मिली है। जनता के अधिकारों को संरक्षित व पोषित किया गया है। सत्ता के विकेंद्रीकरण को तेज किया गया है और आप देखिए प्रशासन की दक्षता व प्रभाविता में भी सुधार हुआ है। परंतु आप देखेंगे उपयुक्त सफलताओं के बावजूद भी आज भी भारत के समक्ष कई सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं और खासकर आप देखिए सामाजिक क्षेत्र की समस्याओं में अर्थव्यवस्था की गति का भी लगाम लगाया गया। आज भारतीय समाज की विविधताएं ही भारत के लिए चुनौती बना हुई हैं। और आप देखिए समाज में जाति विभाजन तो पूर्व में ही रहा, परंतु वर्तमान में इसकी तीव्रता बढ़ी है। आज जातियों के बीच संघर्ष बढ़े हैं और इसका एक बड़ा कारण यह है कि आज लोकतांत्रिक विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनकर निम्न जातियां जहां सत्ता के विभिन्न पक्षों व स्तरों पर अपने को काबिज कर रही हैं, वहीं उच्च जातियां अपने सत्ता के बंटवारे को लेकर तनाव महसूस कर रही हैं और इसी के साथ ही निम्न जातियों का पिछड़ापन भी उन्हें सरकार एवं प्रशासन के प्रति आंदोलित होने को बाध्य कर रहा है। यही कारण है कि जातीय संघर्ष, नक्सलवाद आदि तेजी से बढ़े हैं। बिहार से रणवीर सेना और आप देखते हैं संयुक्त कम्युनिस्ट सेंटर के बीच खूनी संघर्ष को कौन भुला सकता है। और केवल जाति ही नहीं, धर्म भी आज भारतीय समाज के समक्ष चुनौती का बना हुआ है और खासकर हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच व्याप्त ऐतिहासिक अविश्वास गुजरात दंगे, मुजफ्फरनगर के दंगे आदि के रूप में परिवर्तित होता दिख रहा है। इसने समाज में विभाजन की खाई को गहरा किया है।
प्रसिद्ध विद्वान सालिग हैरिसन मानते हैं कि भारत के राष्ट्र के रूप में विकसित होने से में जाति वर्ग है सबसे बड़ी बाधाएं हैं जिन्हें तोड़ना कठिन है। जाति व धर्म की तरह आबादी विवाद भी आप देखते हैं ऐसा युद्ध मुद्दा रहा है जिसने लगभग एक शताब्दी से भारत को भयभीत करके रखा है। स्वतंत्रता की आप देखिए बाद से ही भाषा को लेकर कई आंदोलन हुए, खासकर दक्षिण भारत राज्यों द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने जाने ना व हिंदी थोपने का विरोध जनमत को उग्र विरोध प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया है। संभावित प्रयास हैं लेकिन अनिवार्य राजनीतिक एवं अति विकेंद्रीकरण, समावेशी विकास इत्यादि की बात हो रही है। और आप देखिए आज भी भाषा तक अत्यंत ही संवेदनशील मुद्दा है। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बंगाली यानी कि बंगला भाषा को प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर अनिवार्य बनाए जाने से को तीव्र विरोध प्रदर्शन हुए जिसके जानमाल की व्यापक क्षति भी हुई है। और आप देखते हैं इन सभी निजातीय तत्वों से व्याप्त विविधता ने भारतीय समाज में संघर्ष को तेज किया है। आज जहां समान सिविल संहिता यूसीसी की मांग को लेकर बहुसंख्यक समुदायों में आक्रोश है तो वहीं आप देखिए अल्पसंख्यक समुदाय में भय है कि कहीं इससे उनकी अपनी स्वतंत्र पहचान कहीं ना छीन जाएगी। और इसी तरह आप देखिए पिछले कुछ समय में आप देखिए गाय भी एक प्रमुख विषय बना हुआ है और गौवंश के नाम पर आप देखिए बने कई समूहों द्वारा होने वाली हिंसा के किसी भी रूप में अच्छी नहीं ठहराया जा सकता। इसे विभिन्न सामंजस्य को आप देखें सुलझाने के लिए समन्वित प्रयास की बात के बारे में लिखने की बात हो रही है। और इसी तरह कश्मीर के संदर्भ में धारा 370 को खत्म किए जाने की मांग को भी तेजी से जन समर्थन मिला है और अब तो वो हट चुका है। लेकिन आप देखिए 2017 की कॉपी है इनकी। कई लोग जो वास्तव में अनुच्छेद 370 की गहनता को नहीं जानते हैं वे भी उस पर इसके संदर्भ में हाँ मिलाते हैं। और इस तरह के मसलों पर जनमत का उग्र होना और तार्किक होना पर्याप्त विचार विमर्श के कारण निर्णय लेने की भी शर्मी दियो कि मन में भारत के प्रति विलगाव बढ़ा रहा है। ये आप देखिए केवल कश्मीर ही नहीं देश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र भी अपने को भारत का अंग नहीं समझता है। कई लोग आप देखते हैं समूह है ना वो इसका मुख्य कारण उनका बिछड़ापन उनके साथ होने वाले भेदभाव है। आज भी उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों में नेपाली, पहाड़ी, चिंकी आदि नामों में पुकारा जाता है जो उनमें शेष भारत के प्रति झोंक पैदा करता है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय महाल नौबिस मॉडल पेश किया गया था जिसमें संकल्पना व्यक्त की गई थी और समय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर बने पहचान विलुप्त होते जाएंगे व विकास धर्मनिरपेक्ष गति से आगे बढ़ेगा, परंतु ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। शायद हम उसी राष्ट्र की संकल्पना से दूर जा रहे हैं जिसकी स्वप्न हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। आज जरूरत है कि भारत अपने सामाजिक, आर्थिक, रणनीतिक सभी क्षेत्रों में विविधताओं को प्रोत्साहित व संरक्षित करे। जाति विशिष्ट समाज को किसी भी स्थिति में आदर्श समाज नहीं माना जा सकता है और यही कार्यवाही हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में समानता का लक्ष्य रखा था। आरक्षण के संदर्भ में सकारात्मक भेदभाव की नीति अपनाई गई। आज भी सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनकी स्थिति में सुधार के प्रयास भी कर रही है। आज रोजगार ढूंढने वाले बनकर रहे बल्कि रोजगार को पैदा करने वाले बने। इसके लिए आप देखिए दलित कैपिटलिज्म को प्रोत्साहित कर इसमें उद्यमिता को विकास किया जा रहा है। इसी तरह विकास की धारा में पिछड़े बने रहे कि जनजातीय समुदाय को भी मुख्य धारा में लाना होगा और उनके जड़ जंगल जमीन पर उनके अधिकारों को मान्यता देनी होगी और उनकी सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करना होगा। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो गरीबी, भूखमरी, नक्सलवाद, जातीय संघर्ष जैसे संकट प्रभावहीन हो जाएंगे। नीति निर्माण में आदर्शवाद की जगह व्यवहारिकता की आवश्यकता होती है। आज जरूरत है कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जगह समावेशी राष्ट्रवाद की संकल्पना को एक तरह से बल प्रदान करें। ऐसा राष्ट्रवादी भावना
जिसमें समाज के कभी सभी समूहों व वर्गों की भागीदारी हो। नाजीवाद व फांसीवाद भी राष्ट्रवाद के ही रूप में थे, पर घिनौने रूप से वहीं कहीं गांधी व नेहरू का राष्ट्रवाद वास्तविक राष्ट्रवाद था, समावेशी राष्ट्रवाद। तथा क्योंकि ब्रिटिश शासन से देश को मुक्त कराने का काम किसी एक समूह या एक जाति या किसी एक धर्म ने नहीं, बल्कि सभी समूहों, सभी जातियों, सभी धर्मों ने मिलकर किया है। ये आप देखें, समन्वित प्रयासों से सफलता के कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। आज भी हमारे समक्ष ब्रिटिश शासन की तरह गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, नक्सलवाद, आतंकवाद, सांप्रदायिकता, भाषा, क्षेत्रवाद आदि विघटनकारी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं, और जिनमें भारत पिछले 70 वर्षों से आज़ाद होने का प्रयास कर रहा है। परंतु ये प्रयास तब तक पूरे नहीं हो पाएंगे जब तक कि हम अपने को एक विशिष्ट जाति या फिर एक विशिष्ट धर्म या विशिष्ट भाषा समूह को सदस्य मानते रहेंगे। हमें इस संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में अपने को पहचानना होगा। और इस समय मुझे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता वेयर द माइंड इज विथआउट फेयर कुछ पंक्तियाँ याद आती। शब्द सीमा को पूरा करने का प्रयास करें। 1000 से 1200 शब्द में इनके बीच लिखने की कोशिश करनी है आपको। यह उद्दंड प्रश्न की मांग की बहुत संगत नहीं है, और यही किसी एक आचार्य को भी प्रकट करता है। कृपया उत्तर अंत ऐसे उद्धरण से करें जो कि निबंध के लगभग सभी आयामों को प्रस्तुत करता हो। याद रखिएगा, यहाँ दिमाग पर खौफ का माया ना हो। ये इन्होंने, आप देखते हैं कि क्या कर दिया, एक पंक्ति लिख दी और उसी में सुधार की बात हो रही कि निबंध से जुड़ी होनी चाहिए। तो इसमें आप देखते हैं कि 125 में से इन्हें 32 नंबर दिए गए हैं। कितने? 32 नंबर मिले हैं। अब दूसरा टॉपिक इन्होंने कौन सा चुना है? अब आप देखिए, पेज खाली रहता है तो इस तरह से काट सकते हैं हम लोग। ये आप देखिए खंड बी, एक राष्ट्र एक निर्वाचन। आजकल इस मुद्दे पर काफ़ी बातें भी हो रही हैं कि एक साथ चुनाव करवाने की। भारत में डिजिटल अंतराल, ग्राम रूपांतरण में अवरोधक, क्रांतिक भारत, नवीन भारत, निष्ठावान पड़ोसी, दूरस्थ रिश्तेदार से उत्कृष्ट है। एक राष्ट्र एक निर्वाचन। निर्वाचन आधुनिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधारभूत स्तंभ माना जाता है। निर्वाचन को तो मतपत्र द्वारा क्रांति की संज्ञा दी जाती। कहा जाता है कि एक सफल चुनाव किसी भी लोकतंत्र को बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, तो चुनाव प्रक्रिया की विफलता राष्ट्र को पतन के गर्त में ढकेल सकती है। मॉलकम एक्स का ये कथन है, भारतीय लोकतंत्र में एक साथ संसद तथा राज्यों की विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि भी लिखें। और वैसे तो भारत में चुनाव प्रक्रिया काफ़ी सफल रही है तथा समय समय पर इसमें सुधार होते रहे, परंतु पिछले कुछ समय से एक सुधार पर विशेष बल दिया जा रहा है, और वह है सांसदों, लोकसभा व सभी राज्य विधानमंडलों के चुनाव एक साथ कराना। इस मुद्दे पर हमारी वर्तमान प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति ने काफ़ी बल दिया है, और ऐसे में यह विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है कि एक निर्वाचन की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है, क्या इसे लागू करना आसान होगा, फिर किन किन चुनौतियों का इसमें सामना करना पड़ेगा। और साथ ही आप देखिए, क्या यही सुधार निर्वाचन प्रक्रिया में चल रहे समस्याओं व राजनीति की समस्याओं का समाधान करने के लिए पर्याप्त है, या कुछ अन्य उपाय भी करेंगे। इन्हीं मुद्दों पर इस लेख में विचार विमर्श करना है हमें। सर्वप्रथम यह बताते चलें कि एक निर्वाचन का सिद्धांत कोई नया नहीं है। भारत के अलावा भी कई देशों में इसका प्रचलन है, और पहले भी भारत में होते थे एक साथ चुनाव। भारत में विधि आयोग ने भी कई बार इस मुद्दे पर विचार किया है, और आप देखिए संसद की कई समितियों ने भी इस संबंध में अनुशंसा दी है। वास्तव में भारत जैसे देश में जहां इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, उससे भी लगभग 1/4 से ज़्यादा निरक्षर हैं। साथ ही समाज में उच्च नीच का भेदभाव इतना गहरा है कि एक सफल चुनाव संभव करना किसी टेढ़ी खीर से भी कम नहीं है। सामान्यतः किसी लोकतंत्र में सरकार की अवधि 5 साल की होती है, परंतु पाया गया कि सरकारें औसतन 4 साल ही काम करती हैं, क्योंकि चुनावी साल में सामान्यतः सरकार के सभी कामकाज ठप हो जाते हैं। बस सरकारी तंत्र चुनावी प्रचार की भी व्यवस्था व चुनाव को सफल क्रियान्वित कराने में व्यवस्था में ही लगा रहता है। चुनाव से पूर्व चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में या देश में लोकसभा चुनाव के समय MCC मॉडल कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट की बात हो रही है। यह MCC चुनाव के परिणाम की घोषणा तक लागू रहता है। सामान्य नागरिक संहिता किसकी बात हो रही है? आचार संहिता की बात। इस दौरान सरकार कोई नए विकास के कार्य शुरू नहीं कर सकती, और साथ ही पुराने कार्य भी प्रशासनिक मशीनरों के चुनाव में व्यस्त रहने से ठप पड़ जाते हैं। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो चुनाव के समय MCC की अवधि
2.5 से 3 माह तक होती है। और इतने बड़े समय में जनता को सेवाओं के महरूम रखना किसी भी स्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता है। निरंतर चुनावों के फलस्वरूप विकास कार्यों को होने की नुकसान के अलावा सामान्य जन तथा आप देखिए होने वाले अन्य परेशानियों में भी उल्लेख करें यहाँ। और आप देखते हैं किसी न किसी राज्य में हर साल चुनाव बना रहता है, तो वो भी एक है। यह भी पाया जा गया है कि चुनावी साल में सरकार चुनावी प्रचार कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण सरकार पर चली जाती है एक बैक सीट पर, और वापस शासन नौकरशाही ये आप देखिए फीड पर आ जाती है। यह लोकतांत्रिक भावना के विरुद्ध है, क्योंकि राज्य का शासन जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलाई जाने चाहिए, ना कि सरकार द्वारा नियुक्त नौकरशाह। और इसके साथ ही चुनाव के अलग अलग होने पर धन का खर्च भी ज़्यादा होता है। साथ ही वेगस वोटिंग की समस्या भी उभरती है, क्योंकि वोटर अलग अलग समय पर होने पर वाले चुनाव में नकली पहचान पत्र से वोट करने में सफल हो जाता है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए घातक है। अतः इन्हीं चुनौतियों के संदर्भ में एक राष्ट्रीय निर्वाचन का सिद्धांत दिया गया है। एक ही साथ लोकसभा व सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने की अनुशंसा की जाती है। इसके लगातार चलने वाली चुनाव की से होने वाली विकास प्रक्रिया की बाधा भी घटेगी, और साथ ही प्रशासन में भी सुधार चुनावी व्यवस्था से जल्द मुक्त होकर समय स्थिति में संचालन में योगदान कर पाएगा। इसके साथ ही इसमें वोटर टर्नआउट भी बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा वोटिंग बोगस वोटिंग जैसी समस्याओं को भी कम किया जा सकेगा। एक साथ होने वाले चुनाव में धन बल को प्रयोग भी घटने की संभावना है। परंतु एक निर्वाचन उपरोक्त लाभों के साथ नई चुनौतियां में भी भरा है। अब पॉजिटिव पॉइंट हैं तो नेगेटिव पॉइंट भी होंगे। सबसे प्रमुख मुद्दा यह है कि क्या इस प्रक्रिया द्वारा बनी हुई सरकार अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा करने में सक्षम होगी। अगर बीच में गिर गई तो क्या होगा। अगर बीच में ही अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को भंग किया गया तो फिर क्या चुनाव के अगले आने वाली चुनावी साल तक इंतजार करना पड़ेगा, और तब तक सरकार का संचालन कौन करेगा। साथ ही अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल सरकार के ही पहले समय से पूर्व लोकसभा विधानसभा को भंग कर दे तो सरकार का संचालन कैसे होगा। इस तरह इस व्यवस्था में पूरी संसदीय प्रणाली में ही व्यापक बदलाव करने होंगे। साथ ही यह व्यवहारिक रूप से भी सफल होने की संभावनाओं को खारिज करता है। और भारत जैसे विशाल देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए बड़ी मात्रा में प्रशासनिक व सुरक्षा मशीनरी की जरूरत है, और जो ना उपलब्ध हो पाएगी, और ना ही चुनाव आयोग ऐसा प्रबंधन कर पाए सफल होगा। देखिए एस.वाई. कुरैशी के कथन लगातार चुनाव के कारण निचले स्तर पर आर्थिक और गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, समीक्षा करें इसकी भी ये सुझाव दिया जा रहा है। और अगर किसी तरह प्राथमिक सुरक्षा मशीनरी तथा की व्यवस्था कर दिया गया तो देश की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा के लिए इस समय गंभीर चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। अलगाववादी तत्व इस स्थिति का लाभ उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर इसकी व्यवहारिकता पर गौर और विश्लेषण को तो यह पाते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे एक साथ में ही चुनाव कराने में 8 से 9 चरण में पूरा संपन्न कराने पड़ते हैं, तो फिर तो भारत में 29 राज्य। अब आप देखिए अब तो राज्यों की संख्या 28-8 हो गया ना, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश पहले की बात हो रही है। उनके साथ एक चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने नागरिकों के शैक्षिक स्तर को भी देखना होगा, क्योंकि एक डर यह भी माना जाता है कि साथ चुनाव कराने से स्थानीय राष्ट्रीय मुद्दे आपस से मिश्रित हो जाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए अलग मुद्दे होते हैं। जब राष्ट्रीय चुनाव लोकसभा का होता है तो उस मुद्दे बदल जाते हैं। उदाहरण 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 40 में से आप देखिए 38 सीटें मिली थी। वहीं 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में इसे बहुत कम समर्थन मिला था। इसका आप दिल्ली में देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल को एक तरफा बहुमत मिलता है विधानसभा में, और लोकसभा में उन्हें 0 रहता है दिल्ली में, क्योंकि इस बार भी विधानसभा चुनाव में मुद्दा राष्ट्रीय ना होकर क्षेत्रीय था। अतः पर्याप्त जन समर्थन नहीं मिला। और ये आप देखिए अतः एक साथ चुनाव कराने का जनता इतनी जागरूक है, इतना जनता का मानसिक स्तर है कि वह क्षेत्रीय व स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दों से अलग कर देख पाए। कुल मिलाकर एक निर्वाचन की व्यवहारिकता काफ़ी जटिल है। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने अभी तक इस मांग का समर्थन नहीं किया है। हाँ, इस दिशा में कुछ और सुधार किए जा सकते हैं, जैसे कि जिन राज्यों में चुनाव महीनों के अंतराल पर होने हों उनमें आप देखिए चुनाव साथ कराए जा सकते हैं। इसी तरह जिन राज्यों के चुनाव लोकसभा के चुनावी साल में पड़ रहे हैं उनका लोकसभा चुनाव के साथ ही जोड़कर बेहतर चुनावी कार्यान्वयन के अन्य चुनौती सुधारों का भी उल्लेख करें, ये सुझाव दिया जा रहा है।
कराए जा सकते हैं। हालांकि ऐसा प्रयोग आयोग ने किया। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय इसका सफल परीक्षण भी किया गया। इसके बाद भी राज्यों के चुनाव इलेक्ट करके कराए जा रहे हैं। अतः एक राष्ट्रीय निर्वाचन की दिशा अभी पर्याप्त विचार विमर्श की जरूरत है। विशेषज्ञों की राय जाननी होगी, साथ ही आम जनता और चुनाव आयोग का भी विश्वास हासिल करना होगा। वेंकट चलैया की अध्यक्षता में संविधान की समीक्षा पर, आप देखिए, संविधान समीक्षा आयोग ने भी माना, क्या माना इसने, कि चुनावी व्यवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन लाने की जगह हमें वर्तमान व्यवस्था को ही उचित अधिक मजबूत बनाना होगा। इसके लिए चुनाव आयोग को अधिक शक्ति देनी होगी ताकि वह स्वतंत्र व निष्पक्ष होकर अपने संवैधानिक जिम्मेदारी को निभा सके। आज जरूरत है कि चुनावी व्यवस्था को शुचिता को पुनर्बहाल किया जाए। चुनाव के द्वारा राजनीति में बढ़ रहे पूंजीपति व अपराधी तत्वों के ऊपर लगाम लगानी होगी। राजनीतिक दलों में भी व्यक्तिवाद और परिवारवाद, वंशवाद आदि पर लगाम लगाते हुए आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करना होगा। तभी हम शान से कह पाएंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बोले हैं इसकी यह गुलिस्ता हमारा। 55 नंबर मिले हैं 125 में से इन्हें। देखिए, विकास दिव्य कीर्ति सर की दृष्टि आई से जो फाउंडर हैं, उनकी एक क्लास है एक देश एक चुनाव पर, उसे जरूर देख लीजिए आप लोग। मुझे लगता है उसे देख लेंगे और निबंध और आंसर लिखने के लिए आएगा मस्त, आप लोग बहुत अच्छा निबंध लिख पाएंगे, अच्छा आंसर राइटिंग कर पाएंगे। उसे जरूर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे इन्हें टोटल नंबर कितने मिलते हैं, 250 में से 87 नंबर मिलते हैं। इन्हें देखकर आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर निबंध आप भी लिखना शुरू कर देंगे। प्रैक्टिस मांगता है निबंध, आंसर राइटिंग करनी है और निबंध लिखना है आपको। मैं कहता हूँ कि सप्ताह में 1 बार 2 बार निबंध लिखिए और हर दिन एक आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। मैन आपका आंसर राइटिंग का ही खेल है, निबंध का ही खेल है, समझ रहे हैं आप लोग। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, आप लोग मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए।